आप बर्थडे का पार्टी ना दीजिए पहले। हम चॉकलेट खिलाए आप लोग को, लेकिन खिलाएंगे नहीं, दिखा। कौन सा चॉकलेट? मेरे पास ढेर सारा चॉकलेट है, हाँ सर खिलाइए। चॉकलेट लेकिन ये नहीं खिला सकते हैं, हम मंगवा के दिलवा देंगे। ये दे ही नहीं सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं खिला सकते हैं। अरे ये भी रख ले जी। छोड़िए सब, हटाइए चॉकलेट के बाद। होगा पार्टी होगा, पता नहीं इनका बर्थडे से। डस्टर लाइए तो। देखिए अब बातचीत नहीं, जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग बात किए थे कहाँ तक? यहाँ तक कर लिए थे, है ना? कहाँ तक कर लिए थे जी? क्रिया तक हो गया था। हाँ, सकर्मक अकर्मक तक हो गया था। अरे जो भी हो करेंगे सब। मार के जानते हो खुद हो गया मार के। हम पहले गए, सुबह सुबह भूख लगल था, हम क्या खाए तो हम सत्तू पिए, एक गिलास सत्तू में प्याज रहबे करता है, वो भी खाए। उसके बाद भूख लगा तो जाके समोसा खाए, उसमें प्याज रहता है। वही का लगता है असर निकला है अभी, प्याज वाला असर। अब तो रोजे निकलेगा। तो मंदिर में रहते थे ना, तो वहाँ पे प्याज लहसुन अलाउड नहीं था। अब तो हम रहेंगे इधर, अब तो पका के हम खेबे करेंगे। अब तुम्हें कौन बचाएगा कालिया। इधर तो निकल जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हमारा ज़्यादा खतरनाक है आगे वाला। अच्छा अच्छा ठीक ना है, जाइए ना, पहले रविंद्र से मुलाकात करिए ना, जाइए ना, उसके बाद मालूम चल जाएगा। ढेर दिन इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल, चलिए हम नाटक नहीं करिए ज़्यादा, शुरू करते हैं। और कोई कल किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बताइए जल्दी से आप लोग फटाफट, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। व्याकरण क्या होता है जी? कौन सही बोले कौन गलत बोले कुछ पता नहीं चला। आप बताइए व्याकरण क्या होता है? ठीक है, सिंपल भाषा में इतना भी कह सकते हैं, बट थोड़ा और अच्छे से इसको थोड़ा सजा धजा के बोला कीजिए तो थोड़ा मजा आएगा। आप बोलिए जी। हाँ बस, शुद्ध लिखना और बोलना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण एक विद्या है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। वही व्याकरण नहीं है, शुद्ध बोलना व्याकरण है। शुद्ध बोलिएगा तो बोली है आपका, भाषा है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। शुद्ध बोलना तो बोली हो गया आपका। व्याकरण क्या कहलाएगा? वो एक शास्त्र है, एक विद्या, एक ज्ञान है, जिसकी सहायता से हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं, ठीक है। उसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है, ठीक है। बस इसे आम शब्द में वो कह सकते हैं, बट व्याकरण से हम लोग सीखते हैं शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना, ठीक है। ये चीज़ है, हम लोग जो मुंह से बोल रहे हैं वो एक भाषा है। इसमें दो चार चीज़ें और भी आप कह सकते हैं, भाषा, ध्वनि वगैरह हो तो थोड़ा और छोटा हो जाता है। उसमें हम गए नहीं थे कल, जरूरत पड़ेगा तो चल जाएंगे। मतलब वैसे नॉर्मली अगर रिपीट करें, जैसे व्याकरण हो गया ना, बोलना में दो तीन चीज़ें होती है। एक होता है बोली, तो जैसे मुँह से जो बोलते हैं वो क्या निकल रहा है? बोली। किसी को मारते हैं, मान लीजिए कुछ नहीं बोल रहा है तो मार के बोलेगी, मम्मी लोग मारते होते होंगे तो 8 लोग चुप रहते होंगे तो बोलते होंगे बोलिए ना निकले था वो, ऐसे तो टपर कर रहे हैं, अभी ना बोलिए निकला था वो, ऐसे करके बोलते होंगे, है ना जी। तो बोली हो जाता है। एक होता है भाषा, जो आप जिस भाषा में जिस तरीके से हम लोग बातचीत करते थे, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, ये सब एक भाषा की बात है, ठीक है। एक होता है ध्वनि, जो आपके मुंह से निकल रहा है, आवाज़, जिसको ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और बोली जो आपके आसपास के क्षेत्रों में लोकल भाषा में बोलता है लोग, वो बोली हो जाता है ना। जैसे का करे था राजय बहू, है ना, या नॉर्मली भाषा है, मगहिया में बोलता है सब ऐसे करके। भोजपुरिया में जाइएगा तो क्या करता रहा, सब ठीक बनू, ऐसे करके बोलेगा। चाइना में जाइएगा तो चाहे कूच क्या कुछ बोल देगा, ठीक है। अलग अलग भाषा अपने हिसाब से काम करेगा, तो वो एक लोकल लैंग्वेज हो जाता है। हिंदी में भी लोकल लैंग्वेज अलग अलग तरह से बोलते हैं लोग, ठीक है। तो लोगों का लोकल भाषा भी होता है, तो उसको बोली कह दिया करते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल बहुत बेसिक सा चीज़ है। तो व्याकरण का बात की तो व्याकरण पढ़ने के लिए व्याकरण को बोला गया था कि 3 भाग में। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वो क्या बोल रहे थे? वर्ड। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ड, या भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा और नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? है ना, जिसका उच्चारण स्वतः हो, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, ठीक है। जैसे कि अ, आ, ई, ये सबको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? हाँ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं?
हाँ, जिसके बोलने में समय कम लगे, जिसके उच्चारण में समय की मात्रा कम हो, कम समय में बोला जाए। ठीक है, जैसे में जैसे में हो गया, हाँ, छोटी मतलब छोटी बड़ी, है ना, एक आध, ये सब। हाँ, री भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। ये सब हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिसकी उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जैसे में ई ए ओ। ठीक है, बहुत अच्छे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम लोग नहीं स्वर वर्ण का सहायता से ले हाँ, सकते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा, है ना। यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता से नहीं हो सकता है। ठीक है, स्वर वर्ण तो चाहिए ही चाहिए। जैसे क ख ग घ तो बोले थे, इसमें कि लंबा बोल के देखिए तो आपको अनुभव होगा कि जैसे क को लंबा बोलेंगे क, तो ऐसा फील होता है कि हम लोग अ बोल रहे हैं। शुरू तो क किए थे बोलना, लेकिन लगता है कि अ बोल रहे हैं। वो क्या दर्शाता है कि इसमें अ यानी स्वर वर्ण घुसा हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ों का बात हुआ था। ये व्यंजन वर्ण हो गया था। और व्यंजन वर्ण के अंदर में घुसे थे तो हम लोग बात किए थे उच्चारण स्थान का। तो हमारे शरीर में कुल कितने उच्चारण स्थान है? 5, है ना। 5 उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। कौन कौन? है ना। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, जो हमारे अंदर में धंसा हुआ जो हिस्सा है, जीवा की जगह अंदर धंसल हुआ। तालु का मूर्धा आता है, मूर्धा, है ना। हाँ, दांत और ओठ हो गया। तो दांत के पीछे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? मूर्धा कहते हैं। दतवा देखिए, दतवा के अंदर, दतवा के सट में एगो उठल जैसा उभार जैसा दांत हिस्सा मिलता है ना, उसी को मूर्धा बोलते हैं। जैसे ये दांत निकला हुआ है मान लीजिए आपका, तो दतवा के पास एगो ऐसे रहता है ना, और फिर एगो अंदर घर के रहता है, ये अंदर दबल रहता है, तो इसको तालु बोलते हैं। और यही है मूर्धा, जो दतवा से एकदम सटले रहता है। क्लियर हुआ मतलब? जो हाँ कड़ा लगता है, ऐसा कि हमारा बस है तो हम अपना मुँह निकाल के इसे दिखा दे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आ रहा जी समझ में? अरे मुँह जैसे जीवा लेके जाते होंगे तो दतवा पे सटेले रहिए, और दतवा के बाद जिस मांस पे आपका जाता है वही मूर्धा है। जो कड़ा लगेगा उठल जैसा रहता है वही मूर्धा है। ठीक है, तो मूर्धा में सटता है, और उसका जो अंदर धसल वाला है वो तालु है। ठीक है, तालु हो गया, और उसके बाद कंठ आता है। तो ये 5 उच्चारण स्थान है, और पाँचों से टच हो करके भाषा जो है बन जाता है, शब्द बन जाते हैं। जो आवाज़ हमारे फेफड़ा से निकल गया, फेफड़ा से हवा निकला, यहाँ पे बाघ तंतु से टकरा करके आवाज़ बना, और आवाज़ जो है फिर अलग अलग स्थान से टकरा करके बन जाता है। ठीक है, तो उसमें से हमारा ये पाँचों का मतलब पूरा का पूरा बात है। ये दोनों बात मत कीजिए, दोनों को देखना है, यहाँ भी आप लोग को भी पढ़ना है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसी में से सबका एक वर्ग बटा हुआ है, मतलब उच्चारण स्थान के अनुसार ही इसको अरेंज किया गया। ये हिंदी व्याकरण की बहुत ही अच्छा खूबसूरती समझिए कि जो क ख ग छ छ, तो ये अगर मान लीजिए आपके पास दिमाग में प्रश्न हो कि भाई क ख ग घ पहले काहे लिखे, पहले छ छ काहे नहीं लिखे, पहले प फ को हम काहे नहीं लिख सकते हैं, क ख ग घ क्यों पहले करें, तो इसका उच्चारण स्थान से आंसर मिल जाता है ना। है कि नहीं? मन में सवाल आ सकता है कि हम पहले क ख ग घ क्यों पढ़े, पहले हम प फ काहे नहीं लिख सकते हैं, या पहले हम छ छ को कोई काहे नहीं लिखे। तो इसका आंसर यहाँ मिलता है, क्योंकि नंबरिंग से बना हुआ है। नंबर 1 उच्चारण स्थान कंठ, तो कंठ से निकलने वाला को पहले रखा गया। उसके बाद आता है तालु, तो तालु से निकलने वाला को दूसरा नंबर पर रखा गया। उसके बाद आता है मूर्धा, तो मूर्धा से निकलने वाला को पहले रखा गया। उसके बाद दंत, और उसके बाद ओठ, और बाकी ये लगभग थोड़ा मिक्स टाइप है, तो ये तो लास्ट में अपने आप मिक्स में आ ही जाता है। ठीक है, हाँ कहाँ पे? हाँ वही चीज़ है, और कोई दिक्कत नहीं है। बतवा वही ना कहते हैं, ओष्ठ कहिए ओठ कहिए एक ही चीज़ है, कोई बड़ा आम बजन में हम लोग ओठ कहते हैं, ओठलाली, उसको ओष्ठलाली थोड़े कहते हैं। ओष्ठलाली कहा जाएगा तब कहेगा बोली में दिक्कत होगा, तो इसलिए आदमी लिपस्टिक बोल देगा। तो लिपस्टिक भी गलत बोलता है, आधार में तो महिला लोग के हाँ बहुत हाँ लिपस्टिक, कोई लिपस्टिक बोलेगा, लिपस्टिक होता है, लिप्स, इसको लिप्स बोलते हैं। टिक लिपस्टिक, ठीक है लिपस्टिक, लेकिन लिपस्टिक ना लगे हैं घर में हम लोग बोलते रहता है। हाँ तो उसी का काम है, है तो आदमी कहाँ लगी बोलेगा ये सब, आदमी लोग को क्या जरूरत है लिपस्टिक वगैरह का, तो जाइए करेंगे ना। ओठ का बात है, ओठ में लिपस्टिक लगता तो जाना ही है आप क्या चाहते हैं कि कहीं और जाएं? कुछ ही बोलता है लड़का लोग, कुछ ही लगाता है ओठ में, लिप बाम में जाए। समझ रहे हैं कि हम नहीं समझे आप क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, ऐसा समझ रहे हैं ना, हम समझ गए आपकी भावनाओं को समझ गए। हम आते हैं टॉपिक पे तो ये हो गया। तो जल्दी से बताइए च का उच्चारण स्थान क्या है? आप बताइए ट का उच्चारण स्थान। ट से टमाटर, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। आप बताइए ह का उच्चारण स्थान होठ। आप बताइए य का उच्चारण स्थान, एक मुश्किल के वाला हमारा से पूछ दिए य का उच्चारण स्थान, य बोल के देखिए, जिभिया कहीं सटता है, जूठो तालू इसी बोल देना है, तालू की तो तालू है जी, तालू लगता झाँक लिए हैं, झाँके थे झाँक लिए थे क्या जी बताइए, आप बताइएगा तालाबी स का उच्चारण स्थान कहाँ है?
आप चुप रहिएगा, उन्हें पूछे। तालाबी स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। और दंती सा का उच्चारण स्थान? मूर्धा। मूर्धा की मुर्गा? मुर्गा। उनके लिए हो सकता है मुर्गा पड़े। इसको मुर्गा कर देते हैं। हमको लगा कि मुर्धा होता है, सही कर दिया। कहाँ है? यहाँ इस यहाँ पे ना जी। मुर्गा सर। फिर से दे, दंती सा का उच्चारण स्थान? पाउडर। दंती सा का उच्चारण स्थान? गलत जवाब। आप बताइए, दंती सा का उच्चारण स्थान? सवाल में ही जवाब है। फिर भी मन में सवाल है, बताइए। यही सब देखा है अपने लापरवाही का नतीजा। दांत? दांत कुछ काटेला है किसी को? दंत कहिए, है ना? दंत। दंती सा इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है। ये मुर्गा मुर्गी कही है। बताइए तो, ये सबसे इससे आसान सवाल हम क्या पूछे आपसे? बताइए, ऐसे ही इनको काम हो कब चीज कहें। अरे हटाइए जी, कब चीज ऐसी लगे रहता है। जानते इनका मुँह देख के हम बकड़वे याद आता है। मुँह से है। ठीक है, इसने मुंह लग रहा है। चलिए ठीक है, आपसे बढ़िया है। हमसे बढ़िया तो खेल रहेगा, लड़का ना है। चलिए देखिए, हम काला है खाली, समझे ना? अरे रुकिए, चश्मा लगा के हम कम हीरो लगते हैं। इधर का पता है? उसमें शीशा नहीं है सर। थोड़ी ना शीशा रहना जरूरी है। कम स्मार्ट लगते हैं जिस समय हमें। तो अब आप लोग मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बता दीजिएगा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। ठीक है, कोई व्यक्ति हिंदी का मास्टर आ जाएगा ना, तो इसी है सब पूछेगा एक में से कि बताइए फ का या ब का जो बनवाएगा, जो सब निकलेगा पूछ देगा किसका उच्चारण स्थान बताइए। हमरो से एगो हीरो बन के पूछ लेते। ठीक है, हमरा से एगो पूछे थे ना सवाल, कोई और का है, जो ही बाबा नहीं आए थे जो आप लोगों को भाषण दे रहे थे। शुरू में हमको लगा था कि पता नहीं कैसे हैं क्या है, तो हमसे पूछे थे कि बताइए तो तालाबी सा और दंती सा में क्या अंतर है। हमसे सवाल किए थे। ओह माय गॉड, ये तो हमको वो समझ रहे हैं। जवाब दिए थे, तो फिर कुछ दोबारा फिर सवाल नहीं किए। फिर नॉर्मल बातचीत में हम लोग का बात कहीं और निकल गया। ठीक है, लोग पूछने वाला जज करता है कि बताइए इसको दंती सा और तालाबी सा में क्या फ़र्क है। तो हम बता दिए थे कि क्या होता है जो भी हो। तो इसमें एकदम क्लैरिटी रखिएगा, ये याद करना बहुत सरल है। एक आध दिन बैठिएगा, एग्जाम हो जाएगा आराम से। बैठ करके इसको देख, समझ में तो आ ही गया पैटर्न कैसे कैसे लिखा हुआ है। अखबार बंद कर करके इमेजिन कीजिए, फटाफट बोलने का कोशिश कीजिए। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा टाइम दे दीजिएगा, फिर आपको जुबान पे आ जाएगा फटाफट। कखा में कोई पूछा कंठ से बोल देना है, चचा में कोई बोले तालू का बोल देना है ना। तथा धरा कोई बोल दे तालू का, मूर्धा का, सॉरी हाँ मूर्धा का बोल देना है। और तथा धरा बोल, सॉरी क्या बोलते हैं, तथा धरा बोल दिया तो दांत का बोल देना है। और उसके बाद पवा बोल दिया, ऊँट का हो गया। तो य और तालाबी सा, तो चारों को अरेंज कीजिएगा। य र ल ब, तालाबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा, ह। चारों का एक एक पैटर्न है। 3 गो का तो सेम है, बस खाली ह का और य का, सॉरी ये ह का और व का, ये दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। व का ऊँट से हो जाता है, बोल के भी। इसमें से 90% का तो आप जो है ना बोल के ही बता सकते हैं। जैसे अगर हम आपको मान लीजिए बोला गया प, तो प आप बोल के देखिए, उठवा सटेगा, है ना। कन्फ्यूजन होता है कौन तालू में सट रहा है और कौन मूर्धा में सट रहा है। तालू और मूर्धा में सटने वाले से कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभार दांत में भी सटने वाले से कन्फ्यूजन हो सकता है। वो कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आप शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस वजह से होता है। तो इसलिए 3 गो का थोड़ा सा रखना पड़ता है। बाकी उठवा तो सटाना ही सटिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभ्यास से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझ में आ ही गया होगा। फिर इसका सब तो संयुक्ताक्षर का बात था। तो क और श से मिलकर बनता है क्ष, त र से बनता है त्र, और ज य से बनता है य, और स्र और र से बनता है श्र। ठीक है, शब्द क्या होता है भाई? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल यानी कि वर्ण मिलेगा और उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, उस शब्द का एक अर्थ भी होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक, मतलब शब्द कहते हैं। ठीक है, और जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसको हम लोग शब्द कहते ही नहीं। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन के रूप में हम लोग सार्थक और निरर्थक शब्द के रूप में आते हैं, पढ़ते हैं। एक अब कहाँ चला गया? इधर था। सार्थक और निरर्थक शब्द कहाँ लिखे थे? हाँ यहाँ।
निरर्थक शब्द जो होता है वो इस्तेमाल हो जाता है एक्सेप्शन के रूप में, हाँ। ठीक है ना। वाई हो गया, हाँ वाई हो गया, माई हो गया, कुछ कुछ मतलब जो होता है उसका अर्थ नहीं होता है, बट उस सार्थक शब्द के साथ लग करके वो भी हीरो बनते रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। खैर जो भी है, जैसे आप लोग होता है ना, पानी एक के लेके जाना होता है, लाने जाना होता है, लेकिन साथ में एक और व्यक्ति जाता है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसे कोई ज़रूरत है, वो नहीं भी जाएगा तो काम होगा, तो निरर्थक है ना। और जो काम से जा रहा है वो सार्थक है, तो सार्थक और निरर्थक आप लोग भी जाते रहते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कौन सार्थक है कौन निरर्थक है ना। तो सार्थक और निरर्थक समझिए क्या होंगे, फिर क्या सार्थक निरर्थक बनना है, नहीं बनना है ना अभी, दोनों अपना अपना काम से जाते हैं, दोनों सार्थक रहते हैं। वाह देख रहे हैं ना दिमाग, आप लोग बोले ऐसा चीज़, ये सोचे कि देखो हम निरर्थक कि तुम निरर्थक। सर हम लोग सार्थक जाते हैं, दोनों बोतल लेकर हिला के धर दिए हैं, बताइए कटा हुआ है बोर्ड, ये अभी कोची बोले जानते हैं। छोड़िए, उत्पत्ति के आधार पर तो शब्दों को भी कई भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4 है कि 3 है, 4 है। देख के बोले कि खुद से, खुद से बढ़िया है। चारों के नाम बिना देख के बता सकते हैं, देशज विदेशज, बढ़िया है, ठीक है। तो तत्सम किसको बोलते हैं, अच्छा हम तत्व का थोड़ा सा देखने बोले थे ना जी, गलत पढ़ते हैं, कपूर गौरव नहीं कर्पूर गौरव होता है। हालांकि हिंदी में कपूर होता है और उसी का संस्कृत है कर्पूर गौर, कर्पूर, हाँ कर्पूर। तो कर्पूर गौरव यानी कपूर के समान सफ़ेद उजला, मतलब संस्कृत भगवान शंकर का वर्णन किया जाता है उसमें, ठीक है। खैर उसमें नहीं घुसते हैं, मतलब सीधा सा बात समझिए, तत्सम जो हो गया ना वो संस्कृत का शब्द है जिसका उच्चारण हम लोग आज भी करते हैं दिनचर्या में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, अश्व, गज जो भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है, हस्त, ये सब क्या है संस्कृत का शब्द, ये सब तद्भव कहलाएगा। और इसी का हिंदी वाला वाक्य, हिंदी शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सब तद्भव हो जाता है, ठीक है। संस्कृत तत्सम और हिंदी तद्भव, जैसे हस्त को हाथ कहते हैं तो हाथ तद्भव हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा चीज़ है। गज संस्कृत का शब्द है तो गज संस्कृत हो जाएगा, उसको हिंदी में हाथी कहते हैं तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। उसका देशज विदेश तो ईजी सा है, जो देसी भाषा है, खटिया मचिया तकिया लोटा थरिया ये सब चीज़ जो है देसी भाषा है, हमारे देश में बोलने वाले तो उसको देशज कहते हैं। और जो विदेशी में जो विदेशों से शब्द आया है ना, अस्पताल, स्टेशन, ये सब चीज़ें जो है विदेशों से जो आया है। उसका व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति को गायब कर लीजिए तो चलेगा, मतलब तीनों शब्द का लगभग एक ही मतलब है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। योग, योग रूढ़ और रूढ़, है ना। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों में बांटे हैं। तो रूढ़ किसको कहते हैं, जिसका हाँ जिसका खंड कीजिएगा और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कलम है तो कलम को तोड़ दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना क का, ना म का, ना ल का, है ना, कोई का अर्थ नहीं निकलेगा, न क म का, न म ल का, मतलब अजीब सा। वैसे खुद जाइएगा तो निकल सकता है बट ऐसे नहीं निकलता है। अब जैसे कलम है तो क ल म, और क का म काट दीजिएगा तो कल के कल कहते हैं, तो वैसे नहीं चलना है। कुछ अलग लेवल का बढ़िया लेवल से अर्थ निकलना चाहिए, मतलब संधि विच्छेद टाइप होना चाहिए, ठीक है वैसा। अब ये हो जाता है जैसे कलम, चल, कसम, ये सब चीज़ जो भी हो गया वो हो जाता है। यौगिक में क्या होता है, खंड होगा और खंड का अर्थ होगा। जैसे विद्यालय तो विद्या जुड़ आलय, विद्या ज्ञान, और आलय मतलब स्थान जहाँ पे विद्या होता है, घर जो कह दीजिए, ठीक है। और योग रूढ़ में क्या होता है, खंड, हाँ खंड होगा, अर्थ भी होगा, लेकिन अर्थ एकदम विशेष अलग लेवल का, तो उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे 10 आनंद, तो जिसके 10 आनंद, इसको विच्छेद कीजिएगा तो 10 आनंद, और 10 आनंद को ही क्या बोलते हैं, रावण। अब ये जो योग रूढ़ है यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। फिर इसमें पहुँचेंगे तो कर देंगे, क्योंकि योग रूढ़ और समास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, वो समझने की चीज़ है, क्योंकि एक ही चीज़ है दोनों के दोनों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अर्थ के आधार पर 2 सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सार्थक और निरर्थक दोनों का इस्तेमाल हम लोग साथ साथ करते हैं, है ना। जैसे चाय बाय, पटना उठना, है ना, उठना बैठना, उठना बैठना तो चलेगा, है ना, दोनों का अर्थ है। मतलब ऐसे ही आलतू फालतू जो बोल देते हैं, भात ऊत, चावल उबल, उबल जो ये सब जो बोल रहे हैं सब निरर्थक हो जाता है, दोनों का साथ साथ करते हैं। उसका संज्ञा में हो जाता है, संज्ञा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। समास, उसका सर्वनाम आता है तो सर्वनाम भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से प्रकार की बात कर लेते हैं। तो संज्ञा जल्दी से 5 का टाइप का नाम बोलिए तो, हाँ, और सर्वनाम की भी सारे भागों का नाम बताइए जरा से जल्दी। हाँ ठीक है, सर्वनाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुरुषवाचक में क्या होता है, कोई सजीव इंसान का बात किया जाएगा, कोई सजीव वस्तु का बात किया जाएगा उसके अंतर्गत में, ठीक है। और जब बात होगा उसके अंतर्गत में तो 2-3 तरह का चीज़ होता है। अब जब 2 सजीव मान लीजिए बात कर, या सजीव एक सजीव व्यक्ति बात कर रहा है या जिसके बारे में बात चल रहा है, तो वो व्यक्ति में 2-3 चीज़ें होगी, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और एक टॉपिक होगा जिसके बारे में बात किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ होता है। तीनों काम कौन कर सकता है, एक सजीव कर सकता है। जिस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत कौन कर सकता है, एक सजीव।
कोई सुन कौन सकता है? एक सजीव। बोल कौन सकता है? एक सजीव व्यक्ति। तो उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में ले आते हैं। तो उसी को जो कहने वाला होता है, बोलने वाला को उत्तम पुरुष, सुनने वाला को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसको अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें जो हम लोग इसमें जो सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलने वाला करता है कौन सा? मैं, हम। सुनने वाला जो व्यक्ति होता है तुम, आप, है ना, आप लोग, तुम लोग, ऐसे हो सकता है। और जिसके बारे में कहा जाएगा यह, वह, ये लोग, वे लोग, ये सब का सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम ही है और इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसका आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चितता का बोध करवाएगा। जैसे यह मेरा घर है, तो यह घर मेरा है, इस्तेमाल किया कि यह मेरा घर है। यह मान लीजिए इसको हम दरवाजा को कह रहे हैं कि ये मेरा दरवाजा है, तो ये दरवाजा, इस दरवाजा का हो सकता है नाम भी हम रखे हो, नहीं होता है? पूजा का दरवाजा, कुछ भी एक नाम हो सकता है, घर का दरवाजा, कुछ भी एक, हर चीज़ का कोई नाम होता है ना। लेकिन उसके नाम के जगह पे हम एक सर्वनाम इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वनाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सर्वनाम कौन सा है? तो अगर किसी निश्चित वस्तु के बारे में और निर्जीव के बारे में अगर हम लोग इंडिकेशन करते हैं, तो हम लोग वो कौन सा समास हो जाता है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक। जैसे कोई पत्नी कह रही है मेरा पति है, तो वो निश्चयवाचक होगा या फिर आपका ये वाला होगा पुरुषवाचक? कोई पत्नी कह रही है अपने पति को कि यह मेरा पति है, तो पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक? पुरुषवाचक। पुरुष कह रहा है अपनी पत्नी को कि यह मेरी पत्नी है, तो क्या होगा? पुरुषवाचक। पुरुष से ही नहीं समझना है कि यहाँ पे महिला मेल फीमेल का बात है, ये सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक। महिला भी है तो सजीव ना है, हमको सजीव निर्जीव पकड़ना है। ठीक है, सजीव पकड़ लिए, सजीव का बात चल रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निर्जीव का बात चल रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चितता भी होना चाहिए, निश्चितता का बात किया जाएगा, है ना। वहाँ पर किसी और का बात आएगा, यह किसका पानी है, तो किसका पानी, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्नवाचक में घुस जाएंगे हम लोग। तो इस हिसाब से पकड़ना है सर्वनाम के बारे में। अगला है अनिश्चयवाचक, तो इसमें क्या होगा? अनिश्चित। हाँ, इसमें अगर और कहें तो अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे इसमें निश्चितता का बोध हुआ था, इसमें अनिश्चितता का बोध किया जाएगा। अब अनिश्चितता का बोध होगा तो उसमें कोई, कुछ ऐसा शब्द मिलेगा। ये किसका है, मतलब किसका नहीं, क्वेश्चन नहीं, कोई भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है ना। कोई आया शहर से व्यापारी, हाँ कुछ दे दो, कुछ भी खिला दो। तो यहाँ भी हम लोग एक संज्ञा के बदले ही किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो सकता है हम उसके बारे में निश्चित नहीं है ना। भीख मांगने के लिए गए, अब पूछे कि क्या चाहिए आपको, तो बोला कुछ भी दे दो। अब वो कौची उठा के लाएगी, किसी को पता है? अनिश्चित है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। तो वहाँ पे कुछ हो गया और आदमी वही वर्ती है के, तो रावण हो जाएगा जी। फिर रावण आया था भिक्षा मांगे, सीते जी को लेके चल गया तो कैसन रावण था, भिक्षा मांगे आया था, कोची क्या, सीते जी को लेके चल गया। लेकिन राम जी बैंडो बजा दिए थे इसके बाद, ऐसा बड़ा गलती किया था। संबंधवाचक में क्या होगा? संबंध बचाएगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा, है ना। तो जो और सो भरेगा, भरेगा ना, मतलब किया है तो भाई भरेगा, खामियाजा भुगतेगा, भरेगा, भरना मतलब वही सब चीज़, मतलब उसको सहन करेगा। ठीक है, जो डरेगा वो मरेगा, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है, जो डरेगा वो मरेगा, जो डर गया वो मर गया, फिर लाएगा वो, डरता भी नहीं वो भी लास्ट में मर जाता है। जो क्या चीज़, जो डरता भी वो भी मरता है, तो क्योंकि वो तो नेचर का रूल है ना। अब ये कहावत डिपेंड करता है भूत पिचास या कोई ऐसे सिचुएशंस के ऊपर, है ना। अब डर गया वो मर गया, समझिए कि मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, उसमें आप डर गए, तो समझिए कि वो आपको मार देगा। लेकिन हिम्मत किए, लड़ने का साहस किए, तो हो सकता है कि आप बच भी जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके ऊपर शेर हमला किया, तो शेर से बचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आप उस शेरवा से डर गए तो कन्फर्म है कि वो मारिए देगा। लेकिन हिम्मत की, साहस की, उससे लड़ने का, आप डरे नहीं, तो जीतने का चांस। हाँ बिरसा मुंडा भी शेर मार दिए थे, वो कहानी है उसका, उनका भी कहा पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जो भी हो। अब उसके बाद जाइएगा तो प्रश्नवाचक है, इसमें कौन हो गया, क्या हो गया, किसी इंसान के बारे में कि कौन आया, क्या खा रहे हो। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछा क्या खा रहे हो, तो जो खाना खा रहा होगा उसके लिए इस्तेमाल किया क्या खा रहे हो। मान लीजिए कोई पिज्जा खा रहा है और कौन सी खा रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो वो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेगा। हाँ, जो भी, इसमें मतलब समझने की बात है कि आप मान लीजिए कोई इंसान क्या खा रहा है ना, मतलब खा रहा है पिज्जा, लेकिन पूछने वाले को नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है, तो वो पूछने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेगा, है ना। कोई तो शब्द चाहिए जो उस पिज्जा के बदले इस्तेमाल हो रहा है, पिज्जा नाम के बदले इस्तेमाल हो रहा है, तो पिज्जा नाम के बदले जो इस्तेमाल शब्द हो रहा है उसको वो क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा जी, झूठो इसी प्रश्नवाचक। हाँ, कौन लद रही है, हाँ जी, कोई बैठल नहीं है पीछे, नहीं तो हुरवा देते। चलिए क्या चीज बोले हम, हुरवा देते फालतू रे। हाँ, देखिए निजवाचक में क्या होता है, निजी चीज़, जैसे है ना, बोले अपने आप खा लेंगे, अपने आप उछल जाएंगे है ना। मतलब ये जो आप शब्द है वो किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं,
किसी को आदर देने के लिए, लेकिन किसी को आदर न देते हुए अपने आप के बारे में इस्तेमाल किए। जैसे हम जो शब्द अपने आप कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आप इस्तेमाल किया गया वो किसी सुनने वाले के लिए नहीं, किसी बोलना ही वाला अपने बारे में कहा। ठीक है, ये सही, इस तरह का हम लोग निजी चीज़ की बात करते हैं, निजी बात करना हो जाता है। क्रिया के बारे में जिसके अंत में ना हो और साथ में एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो उसके अंतर्गत में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। नाना तो एग्जाम्पल दिए थे कि क्या नाना को हम लोग कह सकते हैं क्रिया? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नाना एक नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उछलना में ना आता है, जाना में ना आता है, ये सब काम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्रिया में पहचान करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे कर्ता और कर्म और एक क्रिया होता है। मतलब क्रिया में जो है 3 चीज़ें होती है क्रियावर्ग को पहचान के लिए, कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी शब्द में आपको कर्म क्रियावर्ग को पहचाना तो उसके लिए आपको कर्ता और कर्म को समझना जरूरी होता है। तो कर्ता को जब समझिएगा तो कर्ता का मतलब होता है करने वाला, इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कह रहे थे हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो कर्ता में जो होता है वो काम करने वाला। ठीक है, तो कर्ता जो शब्दों में जो अगर किसी सेंटेंस में ढूंढिएगा तो कर्ता के साथ आपको जनरली ने लगा मिलेगा। राम ने रावण को मारा, मोहन ने खाना खाया, तो कर्ता के साथ ने लगा हुआ मिल रहा है ना, तो पहचान के लिए ने उसका जुड़ा हुआ मिलता है। कर्म जो होता है यानी कि कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने राम के साथ है, यानी सब्जेक्ट कर्ता राम हो गया। किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण के कर्म के साथ को लगना चाहिए, तो रावण के बाद को आया, तो ये पहचान करने के लिए को और ने को भी दिमाग में आप रख सकते हैं, जो बहुत हेल्प करता है। ने और को, रावण को, तो यहाँ पे रावण हो जाएगा क्या? कर्म। कर्ता का प्रभाव रावण पे पड़ रहा है, कर्म का प्रभाव जो है जिस पे पड़ रहा है उसको हम लोग कर्म कहते हैं। और उसी के बीच में क्रिया होता है, जो काम हो रहा है। जैसे रावण ने राम को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो राम जो है वो क्या किए? मारे उसको, तो मारने का काम किए, एक एक्टिविटी किए, वो क्रिया किए। तो बस वही चीज़ है। सीता ने गाय को चारा खिलाया, तो सीता क्या किए? गाय को चारा खिलाया, तो सीता ने, तो सीता के साथ क्या लगा हुआ? ने, तो इसमें सीता क्या हो जाएगी? कर्ता। और चारा खिलाया, तो चारा खिलाना एक क्या है? कर्म है, क्रिया। हाँ, तो गाय को अभी छोड़ दिए हैं हम, उछल के किधर भागे हैं, गजब है इसी, हम इन्हें भागे हैं, फिर बीच में फिर वापस जाएंगे। ठीक है, तो चारा खिलाना, तो चारा खिलाना में बात कीजिएगा, तो खिलाना क्या है? क्रिया हो जाएगा। और गाय के साथ क्या लगा हुआ है? को लगा हुआ है, तो गाय क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो जाएगा। अब कहेगा चारा क्या चीज़ है, तो चारा भी उसी में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा, कुछ ही खिला रही है चारा। ठीक है, तो भी कर्म के अंतर्गत में ही आ जाएगा। कर्म ज़्यादा, एक से ज़्यादा कर्म हो सकते हैं, किसी एक वाक्य में एक से ज़्यादा कर्म हो सकते हैं और एक से ज़्यादा कर्ता भी हो सकता है। जैसे राम और लक्ष्मण ने मिल करके मोहन को पीटा, तो यहाँ पे कर्ता राम और लक्ष्मण दोनों हैं। ठीक है, तो कर्ता एक से ज़्यादा भी हो सकता है और कर्म भी एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रिया एक की भी होगा। और क्रिया भी चाहे तो आप जोड़ सकते हैं 2-3 को। राम और रावण ने मोहन और सोहन को पहले मारा फिर फेंका दो क्रिया है, तो हो सकता है। बट ऐसा सिचुएशन, ऐसा सेंटेंस थोड़ा सा कम मिलता है, बट पकड़ में आ जाएगा, सीधा सा बात है, ये कोई दिक्कत है नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ेगा। एक और है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो मैं आपके लिए छोड़े थे। इसमें आप लोग बताइए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है? ये शिक्षक क्या होगा? कर्ता। विद्यार्थी क्या होगा? कर्म। और पढ़ाना क्या होगा? क्रिया। तो किसी वाक्य में आप कर्ता कर्म क्रिया की पहचान तो कर लीजिएगा, है ना। क्रिया के साथ जो भी है, क्रिया के साथ कुछ लगने की जरूरत नहीं है, लास्ट में नाना आ जाएगा, वो अपने आप दिख जाएगा आपको। ठीक है, और कर्म के साथ को लगा मिलेगा और कर्ता के साथ ने लगा मिलेगा, तो ये ऐसा चीज़ हो जाएगा। अब क्रिया के प्रकार में जाइएगा तो क्रिया 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा? एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इसे समझिएगा। सकर्मक क्रिया में आप जो है ना, दोनों के बारे में आप दोनों में जो है ना क्या लगा के प्रश्न पूछिए। ठीक है, क्या लगा के क्या कीजिए, प्रश्न पूछिए और आपको उत्तर क्या मिलता है। जैसे एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है? खाना खाता है। इसका एक उत्तर मिला, है ना, एक अच्छा उत्तर मिला, सकर्मक क्रिया इसको कह देंगे। सीता रोती है, इसमें क्वेश्चन पूछिए, इसमें भी रोना क्रिया है, क्रिया रोना है। सीता क्या रोती है? क्वेश्चन अजीब सा है कि नहीं? अजीब सा। तो यहाँ पे क्या रोती है, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रोना को अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसमें कोई कर्म वैसा नहीं हो पाया, मतलब जिसमें समझिए कि उत्तर अच्छा से मिल जाएगा आपको, क्या क्या लगा के प्रश्न किया और उत्तर अच्छे से मिल गया, तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। और उत्तर अगर अच्छे से नहीं मिला, अजीब लगा, तो अकर्मक क्रिया कह देंगे। ठीक है, जैसे मोहन रोता है, तो क्या रोता है? नहीं पता चलता है, अजीब सा, तो उसको अकर्मक क्रिया की तरफ कहेंगे। यहाँ पे जो रोना है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और क्या होगा? क्रिया कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है, जो क्रिया होगा वो कर्ता पर प्रभाव डालता है। यहाँ पे उल्टा सिचुएशन चलता है, क्रिया ही कर्ता पर प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब बतवा वही चल जाता है एक तरीके से, दोनों घुमा फिरा के। मतलब रोने का काम कौन कर रहा है? मोहन।
यहाँ भी भाई खाने का काम राम कर रहा है, लेकिन वो खा रहा है, कुछ खाना वाना खा रहा है, तो इस तरीके से सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है, बस ये इसको कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है, आकाश में पक्षी उड़ता है, तो आकाश में कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो इसमें बताइएगा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो इनमें से सब्जेक्ट क्या होगा, क्रियाकर्ता किसको कहेंगे? आकाश को। किनको इनको आकाश लग रहा है कर्ता? आपको पक्षी लग रहा है? पक्षी, पक्षी किनको नहीं लग रहा है? आकाश में पक्षी उड़ता है, कर्ता इसमें कौन है? आकाश, पक्षी या उड़ना? कर्ता, कर्ता प्रति हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। आकाश थोड़े काम कर रहा है ना? काम क्या है? उड़ना। उड़ कौन रहा है? पक्षी। आकाश तो स्थित है, तो आकाश पहले लिखने में तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, कर्ता बीच में भी घुसा मिल सकता है। ठीक है, तो आकाश फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, कर्म हो जाएगा, कर्म कह दीजिए उसको। ठीक है, बचल खुचल वही कर्म में चला जाता है जनरली। ठीक है, तो ये कर्म कर्ता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, सॉरी क्रिया हो जाएगा। ठीक है, उड़ने का काम हो जाता है। अब ये मैं क्वेश्चन पूछिएगा क्या उड़ता है, तो पक्षी। तो उड़ना कौन सा क्रिया हो जाएगा? हाँ, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद विशेषण में घुसते हैं। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषता को बताने वाला को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेष, विशेषण वही सेम हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम की क्या करेगा? विशेषता को बताएगा। जैसे यह राम है, इसमें कोई विशेषता है राम का? भाई राम का है, लेकिन राम लंबा है ना? राम गोरा है, तो ये उसकी विशेषता है। राम काला है, ये भी उसकी विशेषता है। विशेषता वाली नहीं कि खाली अच्छे अच्छे चीज़ बोलेंगे, सब हो जाएगा, अच्छा बुरा सब। ठीक है, राम जो भी हो, है ना, मोटा पतला उछला उछला जो भी हो, उसको जो जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए। जैसे मैं काला हूँ, तो मैं अपने वाले बात की सर्वनाम की बात किया, काला अपनी विशेषता बताए। ठीक है, मोहन हंसता है। ठीक है, तो इसमें विशेषण है कौन सा? हंसना क्रिया हो जाएगा, विशेषण नहीं कहेंगे उसको। मोहन हंसता है, हाँ बहुत हंस रहा है, तो वो भी विशेषण कौन सा वाला होगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि हंस तो रहा है लेकिन कैसा हंस रहा है? बहुत हंस रहा है, तो जो बहुत हंस रहा है वो हंसना का आप विशेषता बताएं, है ना? मोहन हंस रहा है लेकिन कैसे? जोर जोर से हंस रहा है, तो हंसने के पहले जो जोर जोर से लगा है ना, वो हंसने की विशेषता बताया है, तो उसे हम लोग क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। वो भी लिखे हैं आपका, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे राम चलता है, राम चल रहा है। ठीक है, राम चल रहा है, तो चलना वो क्रिया है, लेकिन राम धीरे धीरे चल रहा है, ये जो धीरे धीरे लगा है ना, वो क्रिया की विशेषता है। राम तेजी से चल रहा है, ये जो तेजी से लगा दिए वो क्रिया की विशेषता है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, विशेषण का ही टाइप चल रहा है सारा का सारा। विशेषण में सिंपल वाला, जैसे बिना क्रिया वाला, हाँ वही बहुत बनाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, हाथी मोटा है, एक हाथी का बात है, कैसा है? मोटा है, तो उस हाथी की विशेषता क्या है? मोटा है, तो उसको विशेषण कह देंगे, सिंपल भाषा में। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया, विशेषण। क्रिया की विशेषता बताया, क्रिया विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया, विशेषण, और क्रिया की विशेषता बता दिया, क्रिया विशेषण। ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं समझना है, दोनों एक साथ पढ़ लिया था, क्योंकि परिभाषा लगभग मोटा मोटी एक ही तरह हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। अब एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? वो विशेषण का भी विशेषता बताएगा, विशेषण का विशेषता बताएगा। जैसे राम बहुत लंबा है, जैसे राम लंबा है, तो राम लंबा है, सीधा सा बात हो गया। तो राम कैसा है? लंबा है, तो राम की विशेषता हो गया लंबा, तो लंबा हो गया विशेषण। लेकिन बहुत लंबा है, विशेषणों के विशेषण बता दिया, विशेषण का भी विशेषता बताया। लंबा तो है लेकिन कैसा है? बहुत लंबा है। नहीं, क्रिया विशेषण में क्रिया का होना जरूरी है। क्या इसमें कोई क्रिया हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है? हाँ, उसमें कोई काम होना चाहिए, जैसे चलना, हंसना, रोना। जैसे सीता रो रही है, तो रोना एक क्रिया है। अब हम कहते हैं सीता बहुत रो रही है ना, बहुत रो रही थी, तो यहाँ पे जो बहुत आप लगाए ना, वो प्रविशेषण कहलाएगा, ना कि उसको क्रिया विशेषण या सिर्फ विशेषण कहेंगे। क्योंकि रोना, सॉरी बहुत रो रही थी, रोना तो क्रिया है ना, मतलब क्रिया विशेषण कहलाएगा, सॉरी हम प्रविशेषण बोल दिए। बहुत रो रही थी, तो रोना एक क्रिया है, बहुत रो रही थी तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताएगा प्रविशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा सिर्फ विशेषण कह देंगे, क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, और तीनों का अपना अपना शब्द है, एग्जाम्पल से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये विशेषण का बात है, खत्म हुआ। अब आगे बढ़िए, विशेषण का प्रकारों का बात कीजिएगा, तो ये 5 प्रकार के होते हैं विशेषण। ये 5 होता है। 4 पढ़े थे, बोलिए। हाँ, हम अपने आप कर लेंगे। हाँ, तो कोई बोलेगा वो
तो उसमें भी हो जाएगा। ये उस- खुद नहीं ना बोल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। अपने बारे में नहीं ना बोल रहे हैं। वो बोल जैसे हम बोलते हैं कि अपने आप कर लेंगे, हाँ तो वो उसके बारे में तो हम नहीं ना बोल रहे, वो बोले हम लोग बोल रहे हैं वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो ये भी उसी के लिए काम होगा, क्योंकि इसमें भी जो है ना, मतलब सीधा सा बात है ना कि आप शब्द का इस्तेमाल आप आदर के लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल ना करते हुए व्यक्ति के स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप भले अपने आप के लिए नहीं किए, बट उस इंसान का बात किया और उसी के लिए इस्तेमाल किए ना। किसी व्यक्ति के खुद के बारे में ही तो इस्तेमाल हुआ, तो उसे हम लोग क्रिया, उसको हम लोग सीधा सा बात कहते हैं, मतलब निजवाचक विशेषण के रूप में लेके चलते हैं, निजवाचक सर्वनाम में लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये हो गया, अब जल्दी से इसे समझते हैं। चुप करी ना जी। देखिए, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक या सर्वनामिक हो गया, फिर व्यक्तिवाचक हो गया। ये सांकेतिक सर्वनामिक को ही गायब कर देते हैं तो 4 गो हो जाता है। हाँ सर, वही तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो भी काम की चीज़ों को भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 4 गो है, मेरे पास समझ। चित्रवा जरूरी होता है, उसके बिना काम नहीं होता है। आजकल समझते हैं, तो हम इधर आ जाते हैं। टेंशन नहीं लेना है। देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या होगा कि किसी व्यक्ति का जो है ना गुण बताया जाएगा, दोष बताया जाएगा, या उसकी अवस्था को बताएगा, किस अवस्था में, गीला है ना, उसका दोष कैसा है ना, उसका दोष बताएगा। दोष माने दोस्त नहीं है ना, उसके अंदर के अवगुण जो है वो हो गया, जैसे पतला, मोटा, ईमानदार, बेईमान, मर है। क्या लिख दिया जी? कोची लिख दिया? अरे कोची लिख दिया फालतू। अवस्था सर, गर्म, हाँ गर्म लिखे होंगे हम। मर्ग, गर्म लिखे होंगे, मर्ग लिखा गया। ठीक है, गर्म, ये सब कंडीशन अवस्था की तो बात करता है। कोई व्यक्ति पतला है तो उसका क्या है, दो शब्द जो कह दीजिए, उसका गुण है एक तरीके से। कभी कभार होता है थोड़ा, अब हम भी तो, हम लोग भी तो देखो तो हाँ भाई, बहुत तकलीफ झेलते हैं जी आप लोग, कितना दुख है। आप लोग को हम इसके बदले चॉकलेट खिलाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं। कोई दूसरा, इसको कवर करने के लिए। ठीक है, इधर नज़र मत डालिएगा, इधर नहीं, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये चारों हम ही को खाना है। देखिए, गुणवाचक संज्ञा ही क्या होगा, संख्यावाचक में क्या होगा ना, निश्चित और अनिश्चित संख्या होगा। निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दो आदमी, कुछ आदमी, दो आदमी आए, कुछ आदमी आए, कुछ लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुछ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, विशेषता ही ना बता रहे हैं, लोगों की विशेषता। कुछ मतलब मान लीजिए आप कह रहे हैं 5 आदमी आ रहे हैं, तो आदमी हुआ, आदमी की विशेषता क्या हो गया यहाँ पे, 5 आदमी आ रहा है। आदमी सिंपल सा आप कह दीजिए, उसको ग्रामर मतलब संज्ञा कह दीजिए, समूह की बात है, आदमी। ठीक है, आदमी हो गया। अब आदमी कितने हैं भाई, तो 5 आदमी। तो ये जो 5 शब्द जुड़ा वो उसकी विशेषता है। ठीक है, 5 आदमी, 10 आदमी, लाख आदमी, कुछ आदमी, थोड़ा बहुत आदमी, ये सब का सब जो व्यक्ति है, मतलब जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मतलब जिसमें संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो, संख्या का बात होगा, उसको संख्यावाचक विशेषण कह देंगे। क्लियर है? अगला देखिए, परिमाणवाचक, इसमें तौलने वोलने वाला बात होगा कि जिसको आप नाप तौल सकते हो, उसको हम लोग कहेंगे परिमाणवाचक। जैसे 5 किलो, 10 लीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो शब्द होगा यहाँ पे आपका, जिसको माप तौल सकते हैं, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 5 लीटर, लीटर है तो भाई कितना लीटर, 5 लीटर, लीटर का मतलब 5 है तो 5 क्या क्या जुड़ गया, लीटर। 5 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 5 कुछ भी कह सकते हैं, बट वो शब्द जो उसकी विशेषता को बता रहा है। 5 सिर्फ 5 है, तो 5 को हम 100 भी बोल देंगे तो 500 बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर बोल देंगे तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। 5 किलोमीटर बोल देंगे तो 5 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब उसके बाद के लिखे शब्दों की वजह से, उसकी इकाइयों की वजह से क्या हो रहा है, उसका अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। 5 साल बोल दिए तो बातें कुछ और हो गया, है ना, ऐसा हो गया। 5 थप्पड़ बोल दिए तो उसका मामला कुछ और हो गया। मतलब इकाई बदल के, अंतिम वाला शब्द को बदल करके मामला हम लोग जमा सकते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कह रहे हैं 5 किलो लीटर, मतलब मान लीजिए 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल एक संज्ञा है और उसके पहले 5 लिखे तो 5 जो है संख्या हो गया, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन आप उसके साथ में कुछ लगा रहे हैं, विशेषण लगा रहे हैं, संख्या के साथ में कोई इकाई लगा रहे हैं। 5 लीटर जिसको माप तौल सकते हो, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 किलोग्राम, तब वो हो जाएगा आपका क्या, परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। अब उसका जो है ना व्यक्तिवाचक या सांकेतिक वाचक समझिए। तो सांकेतिक वाचक में भाई संकेत करके हम लोग बोलते हैं यह और वह, इसमें ज़्यादा नाटक नहीं। जैसे इसको हम बोले यह वह,
उंगलियां दिखा करके यह वह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्योंकि बिना यह आप मान लीजिए ऐसे करके बोलिएगा यह जा सकता है तो कोई समझ में आएगा? यह के लिए बोलना पड़ेगा कि यह जाएगा वह जाएगा, उंगली दिखाना पड़ेगा। बिना संकेत की यह वह का इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। हाथवा पैकेट में डाल के कहेंगे यह जा रहा है, कहाँ समझ में आएगा किसी को? हम लोग बोलते भी तो हाथ दिखा के नहीं बोलते हैं। बोलते हैं। जब आप यह वह बोलिएगा तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक। आप उनका इशारा करके देखिए, जैसे उनका हम बोले तो हम बोलिए अपने आप इशारा हो गया, क्योंकि उनको हम कहेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा हमको, इससे करेंगे या इससे करें, कुछ तो करना पड़ेगा। जब उनको देखेंगे ही सही, वो क्या बदल कहेंगे उनको जा दीजिए ना, क्या समझ में आएगा? कौन जा रहा है? आगे देखेंगे। आगे वाला जा रहा है, तो इसमें क्या बताएं? आगे वाला संकेत, इसमें संकेत थोड़ी दिया। संकेत में जल्दी सांकेतिक वाचक में क्या होगा ना कि आप जो सर्वनाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आगे वाला आप बोले तो आगे वाला तो फिर जो आगे जा रहा है, इसमें कोई संकेत की तो बात ही नहीं है। वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको संकेत की आवश्यकता है। जैसे हम यह और वह की बात किए, यह और वह, इसको आप बिना संकेत के बोल ही नहीं सकते। यह लड़का, हम हाथवा मुड़ के बोले यह लड़का, क्या समझ में आएगा किसी को? लेकिन उंगली दिखा के बोलेंगे यह लड़का जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो ये जो संकेत करके यह और वह शब्द का इस्तेमाल किए, वो सांकेतिक परिणाम, सांकेतिक वाचक या विशेषण कहला जाता है ना। सांकेतिक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण कह दिया जाता है। बताया समझ में, है ना। यह घर मेरा है, यह घर की तरफ इशारा करेंगे कि यह घर मेरा है, यह घर बाद देख के कहेंगे ये मेरा घर है। तो इसमें जरूरी होता है संकेत। और व्यक्तिवाचक में क्या होगा? संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनेगा। जैसे पंजाब से क्या हो गया है? पंजाबी। पंजाबी मतलब कोई व्यक्ति का नाम होगा और उसका विशेषण संज्ञा से। संज्ञा, पंजाब क्या है? एक शहर का नाम है, वो एक संज्ञा है, ठीक है। और पंजाब में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाब में रहने वाले व्यक्ति को पंजाबी कहते हैं, तो वो एक संज्ञा का विशेषता हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब एक शहर है, एक संज्ञा है, और उसका विशेषता क्या हो गया? पंजाबी, उसका विशेषता हो गया एक तरीके से। पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कह रहे हैं, बिहार में रहने वाले को बिहारी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी विशेषता हो गया। तो यहाँ पे जो पंजाबी हो गया, बिहारी हो गया, वो व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ, ठीक है, और संज्ञा की विशेषता को बताता हुआ। यहाँ पे व्यक्ति का ना विशेषता बता रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हमको कहता है कि तुम बिहारी हो, तो हम आदमी हैं, एक संज्ञा है, ठीक है ना, संज्ञा है, हमारा एक अपना नाम भी है, और हमारा विशेषता बताया कि हम बिहारी हैं, ठीक है। और साथ में स्थान भी जुड़ा हुआ है, बिहार, वो भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा वाचक विशेषण क्या जाता है? कोई दिक्कत? हम लोग लास्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, समास। समास क्या होता है ना? समास कई शब्दों को मिला करके एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। ढेर सारा शब्द को मिला करके एक शब्द। आप लोग नहीं पढ़े हैं, एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, समास का ही काम है लगभग। मतलब वो समास नहीं है, वो अलग है, समास अलग है, बट लगभग एक ही चीज़ बात है ना। मतलब एक ही चीज़ बात लगभग, दोनों, कोई अलग चीज़ नहीं है। मतलब कई शब्दों को मिला करके आप एक शब्द बना दीजिए, संक्षिप्त कर दीजिए, तो वो समास का बन जाता है, समास कहलाता है, उसी को समास कहता है। जैसे राजा का पुत्र तो हम लोग राजपुत्र कहते हैं, तो राजा का पुत्र क्या कहलाया? राजपुत्र। राजपुत्र आपका समास हो गया, ठीक है। अब राजपुत्र को आप तोड़िएगा तो क्या तोड़िएगा? राजा का पुत्र। तो समास के साथ में वो शब्द पढ़ना होता है विग्रह, इसको तोड़ने का, विग्रह करना, इसको तोड़ना। राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजा के पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। तो राजा के का पुत्र राजपुत्र। देवों का आलय देवालय, ग्राम का वासी ग्रामवासी, तो ग्रामवासी हो गया, देवालय हो गया, राजपुत्र हो गया, ठीक है। ये सब का शब्द है ना समास कहलाता है, क्योंकि कई शब्दों के बदले एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये समास हो जाता है। अब ये समास में घुसिएगा तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास, जो अव्यय कह रहे थे ना, जिसके पहले अव्यय जुड़ा हुआ हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और वो हो जाएगा अभी, क्योंकि जगह कम था इसलिए नहीं छोटा लिखते तो नहीं बन पाता पूरा, ठीक है। शब्द के शुरू में क्या होगा? आ, कोई भी शब्द होगा शब्द के शुरू में आएगा, आ आएगा, प्रति, यथा, भर, नी, हर, ये सब आपको दिख जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा क्या? अव्ययी भाव समास, मतलब अव्ययी का काम करेगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति के पहले क्या जुड़ गया? यथा। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार, है ना। लोग कहता है यथाशक्ति यथा भक्ति, जैसा शक्ति होगा वैसा भक्ति करेंगे, ठीक है। यथाशक्ति यथा भक्ति जो भी कर दीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा, आजीवन, है ना। आया आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, कहीं कहीं दिन दिन भी लिखा मिल सकता है। उसके बाद नी, तो निस्वार्थ, निस्वार्थ बात यानी बिना कोई अपेक्षा किए हुए। ऐसे ही शब्दों को यानी कि बड़े कई शब्दों को हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो जिसके शुरू में ई सब शब्द आपको लिखल मिल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा में होता है आपका कर्मधारय, लेकिन दूसरा में होता है तत्पुरुष, लेकिन हम थोड़ा उल्टा लिखा गया था, बट जो भी हो, मतलब मिस्टेक से लिखा गया था हमसे। अब कर्मधारय समास को यहाँ पर तो पहले उसे समझ लीजिए। कर्मधारय समास में क्या होता है ना, शब्द में एक पद दूसरे की तुलना करता है। शब्द पढ़िएगा तो 2 पद होगा उसमें, अब दोनों एक दूसरे का तुलना करेगा, ठीक है, तुलना करेगा और साथ साथ में क्या करेगा? उसकी विशेषता को ही बताएगा। अर्थ समझिए, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। क्या होगा?
कहाँ गया, हाँ ये रहा, जैसे चरण कमल है, चरण कमल है, तो चरण कमल को तोड़िएगा तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण चरण कमल है, तो इसको तोड़िएगा तो एगो चरण होगा, एगो कमल होगा, ठीक है। इसको अगर आप इसका अर्थ निकालिएगा तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण होता है। तो इसमें क्या होगा, शब्द एक पद दूसरे पद की तुलना करता है। चरण कैसा है, कमल के समान, तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमल के समान, चरण कमल नहीं तुलना हो रहा है इसमें, कमल के जैसा है ना, कमल के जैसा तुलना कर रहा है। और देखिए नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है, अब नीला है ना, नीला है जो कमल, तो कमल नीले कलर का, उसको नील कमल कहते हैं। नील कमल को सिंगर भी है, नील कमल के गाना है ना। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, नीलकंठ, नीलकंठ भी हो सकता है, ठीक है, नीलकंठ, लेकिन नीलकंठ इधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, हाँ नीलकंठ बहुब्रीहि में आ जाएगा, यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो महात्मा हो गया, महान है जो आत्मा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मृगनयन, मृग को हम लोग हिरण कहते हैं, यानी हिरण के समान नयन, ठीक है, हिरण के समान नयन, मतलब हिरण का जो आँख है बहुत सुंदर होता है। इस सब जल्दी मृगनयनी लड़की लोग को बोला जाता है, झूठो फुसलाने के लिए, ताकि लोग को अच्छा लगे, थोड़ा सा फुसलावे लगी सब बोल देता है मृगनयनी, मृग के समान नयन, है ना, हिरनी जैसी चाल से नहीं बोलते हैं, ये सब बोला जाता है, नहीं बोलता हिरण जैसा चाल, कोयल जैसा बोली, ये सब काहे लिए बोलता है, झूठो फंसाने के लिए, जब भी कुछ होता नहीं है। कोई औरत का बोली कभी कोयल जैसा हो सकता है कोई हिरण जैसा चलेगा, उसका कहाँ उसका 4 गो पैर रहता है, दहिया इसे ही साइड के चलता है, कैसे चलेगे, कोई चल ही सकते, कोई लड़कियों के चलबो करते इसे पता नहीं, लहरा के एकदम ऐसे, ठीक है। तो मतलब जो भी है सबका होता है। तो मृगनयनी समझ में आया ना, मृगनयनी, मृग के समान जिसका नयन होता है, आँख होता है, उसको मृगनयनी कहते हैं। अब अगला पढ़िएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा ना, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मेन रहेगा दूसरा का पद, इसमें पहले का पद प्रधान था, हाँ उसमें दूसरा का पद प्रधान रहेगा, ठीक है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले तथा दूसरे पद के बीच कारक चिन्ह लगेगा, कारक चिन्ह में का, के, की, ये सब आपको छिपा हुआ मिलेगा। जैसे राजपुत्र कह रहे हैं, तो राजपुत्र को अगर आप तरीके से चल गए, ठीक तो है, राजपुत्र कह रहे हैं, तो राजा का पुत्र, इसको तोड़िएगा तो जो कारक चिन्ह है का, की, के वाला आ गया, ये सब आ गया, ठीक है, कारक चिन्ह आ गया, है ना, कारक चिन्ह आ गया। तो राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, ठीक है, यहाँ भी तो लिखा हुआ था। तो ये जो समास है, ये समास कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है, राजा राजपुत्र तत्पुरुष समास है। देवालय, देव काल, का के आपको मिलवे करेगा, कारक मिलेगा, कारक भला किसको पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा, है ना, कर्ता ने कर्म को ऐसा कर, बोलिए बोलिए, इसमें जो लिखे है ना का, की, के, से, में, पर, ये सब कारक चिन्ह कहा जाता है, इसको कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये वाला इसमें भूषण मिलेगा आपको, ठीक है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तो गृह प्रवेश कहते हैं, ठीक है। मतलब अब आपको पकड़ना कैसे कि तत्पुरुष है कि नहीं, शब्दवा को लीजिए, उसको विग्रह कीजिए, बिना तोड़े आप पता ही नहीं सकते हैं क्यों क्या है, आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के देखिए उसमें क्या आ रहा है। ये समास तो हालांकि हम अभी आपको दिखा रहे हैं ना, बट इसको आप एक दिन में नहीं समझिएगा, इसको समझने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी होगा। फिर हम आपको मोटा मोटी नॉर्मली बस झलक दिखा रहे हैं, फिर अगले साल में वापस से हम इसको डिटेल में चलेंगे, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, अभी डिटेल में चलेंगे एक एक करके, कम से कम एक दिन में 2 को खत्म करेंगे, ऐसे कर करके स्लो मोशन में चलेंगे, तो फिर बढ़िया समझ में आएगा। अभी थोड़ा खींच देते हैं आज पर इसको, ठीक है। अगला होता है आपका द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, जिस समास के पहले पद संख्या को बताएगा, संख्या को पहले का पद संख्या बताएगा। जैसे पंचवटी, पंच मतलब 5 होता है, बटी मतलब बट का वृक्ष होता है, तो जहाँ पे 5 गो बट का वृक्ष रहेगा ना, 5 गो बट वृक्ष का समूह रहेगा, उसको पंचवटी कहते हैं, ठीक है। त्रिलोक क्या मतलब क्या होता है, 3 लोक वाला, 3 लोक त्रिलोक कहलाता है। द्विपद जिसका 2 पैर होता है, 2 पैर वाला, है ना, द्विपद जिसका 2 पैर होता है। चतुर्पद, चतुष्पद जिसको 4 पैर वाला चतुर्पद कहता है ना। बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं बट इसको छोटा करना है। समास किसको कहते हैं, बहुत सारा शब्दों को जो एक शब्द में बता दे, वो समास। बोल छितरा के आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट छितरा के बोलिएगा तो समास नहीं कहलाएगा। किसका, द्वापर समास, हाँ द्वापर युग होता है, द्वापर युग मतलब युग को 3-4 युगों में बांटा हुआ है। दिगु को सही है जी, हाँ अच्छा ठीक है, चेक करेंगे, अभी फिलहाल यही पढ़िए। ग्रामर का बुक है आपके पास, ठीक है चेक करेंगे, अभी रहने दीजिए, अभी पढ़िए ना, जो कह रहे हैं करिए ना, है देखिए फटाफट।
चेक कीजिए, अरे कोई में देखिए ना, समास में देखिए ना। अब देखिए अगला द्विगु समास, पंचवटी, आप देखिए ना, ठीक है। 5 वृक्ष वाला हो गया त्रिलोक, 3 लोक वाला, 2 पैर वाला को द्विपदी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, जिस समास में दोनों शब्द समान महत्व होता है, 2 शब्द रहेगा, दोनों का महत्व समान होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, इसमें 2 शब्द है, ठीक है। और दोनों को, अब जैसे भाई बहन बोले तो इसको डिटेल में कहेंगे तो भाई और बहन, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता। चेक किए, सही है, दौड़ा देते हैं हमको, ठीक है। तो माता और पिता, तो इसमें जो है ना, इसमें एक और समझने की बात है, द्वंद्व समास की जब आप इसको विग्रह कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, तो उसमें आपको और तथा देखने को मिलेगा, और तथा का भाव प्रकट होगा। जैसे माता पिता, तो आप इसी जगह माता और पिता भी तो बोल सकते हैं, तो और बोलने का भाव प्रकट होता है। माप तौल, माप तथा तौल सकते हैं, तथा बोल सकता है। मापना, तौलना, दोनों शब्द हैं, दोनों का अर्थ निकलेगा, और दोनों आपको और तथा से जुड़ा हुआ मिलेगा। मैंने सीधा समझिए ना कि और तथा हटा के सटा दीजिए, बन गया वो कौन सा समास, द्वंद्व समास। माता और पिता छितरा के लिखा हुआ है, और को फेंक दीजिए बाहर, और बीच में को डैश लगा दीजिए, माता पिता, बन गया वो कौन सा समास, द्वंद्व समास। और उसको छितरा दीजिएगा और में, तो फिर वो विग्रह हो गया, ठीक है। आसपास, आसपास, आसपास भी हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास कह सकते हैं। हाँ, द्वंद्व समास समझ में आया ना, ठीक है। दिन रात हो गया, दिन और रात हो गया, सुख और दुख हो गया, सुख दुख हो गया, द्वंद्व समास हो गया। लास्ट है बहुब्रीहि समास, तो जिस समास में दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध कराता हो। यहाँ जो पढ़े थे दशानन वाला, योगरूढ़ जिसको कह रहे हैं, वही सेम परिभाषा इसका है बहुब्रीहि का, यानी बहुब्रीहि समास और योगरूढ़ समास, योगरूढ़ लगभग एक ही चीज़ है। इसमें क्या बोला गया, दोनों को आप क्या कीजिएगा, विग्रह कीजिएगा ना, तो विग्रह करने पर तीसरा समास, तीसरा व्यक्ति का अर्थ निकालेगा। जैसे कि देखिए चतुर्भुज, इसको छितराइएगा तो क्या होगा, जिसके 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। अब जिसकी 4 भुजा वो कौन है भाई, तो भगवान विष्णु, भगवान गणेश 4 भुजा लेके बैठे हुए रहते हैं। सरस्वती माता, उनका भी 4 भुजा होता है। 4 भुजा कौन कौन है, विष्णु भगवान का तो जानबे करता है, गणेश जी के पास 4 भुजा होता है, ठीक है। और उसके बाद सरस्वती माता के पास, गणेश जी का कौन सा 4 भुजा है, 4 भुजा का नाम कुछ ही होगा जी, चारों के नाम, चारों के नाम पता नहीं, हो सकता है क्या, वर्ग, स्क्वायर, क्या, हाँ, तो मतलब वर्ग को हम बहुब्रीहि समास कह सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है 4 भुजा वाला, क्योंकि उसमें भी 4 भुजा होता है, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि कोई विशेष चीज़ नहीं ना है। ऐसे मतलब हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया शब्द, ठीक है। और चतुर्भुज के बदले में ऐसे तो हम यहाँ पे भगवान विष्णु किए हैं, है ना, तो उसके बाद बताता है हाँ वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि वही तो विशेष व्यक्ति के बाद बता रहा है, मतलब उसमें भी क्या हो रहा है, किसी तीसरे वस्तु का भी तो बोध करा रहा है, तो वर्ग भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग, आयत, समलम, चतुर्भुज, जो भी आप कह रहे, जो अलग नाम बता रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो आप आयत को कहाँ से लिंक करेंगे, मतलब मेन तौर पे चतुर्भुज जो है आपका हो जाएगा कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, चतुर्भुज हो जाएगा बहुब्रीहि समास, न कि वर्ग, ठीक है। वर्ग तो एक प्रकार का नाउन है, वर्ग संज्ञा है, लेकिन चतुर्भुज क्या कोई संज्ञा है, नहीं, वो समास है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, क्योंकि चतुर्भुज जिसके पास 4 भुजा होता है, और 4 भुजा वर्ग के पास होता है, ठीक है। तो वर्ग ये बस समझना इंडिकेशन के रूप में है, तो उसको छितरा तोड़िएगा ना, तो तोड़ने पर किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति का नाम बताएगा, ठीक है। तो ये वर्ग तो इसमें हो गया। तो चतुर्भुज जो शब्द है वो आपका समास है, वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 भुजा होता है, और 4 भुजा में भगवान विष्णु, भगवान शंकर भगवान के पास 4 हो सकता है, भाई भगवानों में सब रहता है, मतलब भगवान विष्णु और गणेश ज़्यादा फेमस है 4 पैर में, मतलब 4 हाथ में, सॉरी बोलिए। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, और नीलकंठ भगवान शंकर भगवान है, तो नीलकंठ हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नीलकंठ बोलिएगा तो जिसका कंठ नीला है, जैसे यही चीज़ आपका यहाँ हुआ था ना, नीलकमल का नहीं लिखे थे यहाँ, कर्मधारय समास, नीलकमल, जिसका कमल नीला है, नीलकमल, तो इसमें नीलकंठ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि नीलकंठ जिसका कंठ नीला है वही तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, जो भगवान शंकर है। इसी में कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन ऐसे ही दिया जाता है, बताइए नीलकंठ बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, तो व्यक्ति कहेगा ओ हो समझे बात को। तो ये पूरा का पूरा समास तक का मामला है। इसके बाद हम लोग को संधि पढ़ना होता है, संधि विच्छेद करना होता है। संधि विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं है,
नहीं पढ़ा है। संधि विधेय होता है, फिर उसके बाद विराम चिन्ह हो गया, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हो गया, पढ़ना हो गया, वही पढ़ना हमको। अब वो सब चीज़ें पढ़ना होता है। और भी है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो देखते हैं, अगर माहौल बना तो बना वो भी कर देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद जो रटने वाला चीज़, विराम बोल रहे हैं, विलोम शब्द हो गया, सब रटने वाली चीज़ें हैं। विलोम शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द